हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। टॉपिक शुरू करने से पहले अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लें। ठीक है, व्हाट इज़ स्टेम सेल? ठीक है, स्टेम सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो माइटोटिकली डिवीज़न से क्या करें, अपने ही जैसे सेल्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, जो आप कह सकते हैं अपने ही जैसे सेल्स की एक न्यू कॉपीज़ बनाएं और उसके बाद उसी में से जो कुछ सेल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं मोर स्पेशलाइज्ड सेल्स में। ठीक है, मतलब क्या होगा कि स्टेम सेल माइटोटिकली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक तरफ से अपने ही जैसे सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे और उन्हीं में से जो कुछ सेल्स होंगे वो आप कह सकते हो चेंज हो जाएंगे मोर स्पेशलाइज्ड सेल्स में। ठीक है, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, स्किन सेल, किसी भी ऑर्गन के जो सेल हैं उसमें उनको हम क्या कहते हैं क्या, स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स को हम ये भी कर सकते हैं कि दीज आर अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कि ऐसे सेल्स जिनका अभी कोई फंक्शन उनको पता नहीं कि हमने क्या परफॉर्म करना है, वो बिल्कुल एक ब्लैंक सेल है, जो बिल्कुल एक रॉ मटेरियल है। अब जैसे ही उनको स्टिमुलस या ट्रिगर मिलता है तो वो एक स्पेशलाइज सेल्स पे क्या होते हैं, चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनका जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिकली क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब जो स्टेम सेल्स होते हैं ये दो तरह से हम इनको कंसिडर कर सकते हैं, या तो होंगे प्लूरिपोटेंट इन नेचर, या तो कैसे होते हैं वो आप कह सकते हो मल्टीपोटेंट इन नेचर। ठीक है, या टिश्यू स्पेसिफिक। ठीक है, प्लूरिपोटेंट का ये हो गया वो स्टेम सेल जिनको प्लूरिपोटेंट कह रहे हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो किसी भी बॉडी के सेल को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, मतलब कि उनका जो एरिया रहेगा कि वो किसी भी सेल को प्रोड्यूस कर सकें या किसी भी सेल पे वो चेंज हो सकें, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, प्लूरिपोटेंट। ठीक है, देन दूसरा हम कह रहे हैं कौन सा, मल्टीपोटेंट या टिश्यू स्पेसिफिक। इस पे ये होगा कि जो सेल की प्रॉपर्टी होगी वो थोड़ी लिमिटेड रहेगी, वो बॉडी के हर एक सेल पे चेंज नहीं हो सकते, मतलब जो टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल होंगे वो हर एक बॉडी के सेल टिश्यू पे चेंज नहीं हो सकते, जो उस ऑर्गन जो उस टिश्यू स्पेसिफिक होंगे उन्हीं पे वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर लीवर में कोई डैमेज हुआ है तो वहाँ के जो सेल्स जो लीवर के डैमेज पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर पाए वो क्या हो जाएंगे, टिश्यू स्पेसिफिक। अब लीवर के सेल्स के डिवाइड होने से कभी भी हार्ट का कोई अगर डैमेज हुआ हार्ट के मसल्स में तो वो उसको आप कह सकते हो उस पर चेंज नहीं हो सकता या उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, बट अगर जो प्लूरिपोटेंट है उस पर हम हार्ट मसल्स को भी रीजनरेट कर सकते हैं, किडनीज के सेल्स को भी, लीवर को, मैंने प्लूरिपोटेंट से हम किसी भी ऑर्गन है या किसी भी सेल की हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट टिश्यू स्पेसिफिक से हम जो टिश्यू वो स्पेसिफिकली होगा, जैसे लीवर हो गया या मसल्स हो गए या स्किन सेल्स है, उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, प्लूरिपोटेंट का जो रेंज है वो काफ़ी वाइड रहता है और मल्टीपोटेंट का काफ़ी क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। ठीक है, देन आप ये देख सकते हो हमने पहले कहा था कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं कि जो माइटोटिकली डिवाइड करते हुए अपने ही जैसे स्टेम सेल्स बनाए और उसी में से जो कुछ सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड, मतलब कि जिनका जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसी स्टेम सेल से आप कह सकते हो कि ये आप कह सकते हो कार्डिक मसल्स के जो आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर है वो डेवलप होंगे, रेड ब्लड सेल हो गया, जो वाइट ब्लड सेल हो गया, या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होगा। जब ये इस स्पेशलाइज सेल्स में आ जाएंगे तब इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। और जो ये स्टेम सेल्स है इस पर ये होगा कि जो इनका जो आप कह सकते हो फंक्शन है वो फिक्स नहीं होगा, ये बिल्कुल ब्लैंक होंगे, अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे और रॉ मटेरियल होगा, और जो स्पेशलाइज सेल्स होंगे ये डिफ्रेंशिएटेड होंगे। ठीक है, ये अब आगे दोबारा डिवाइड करके कोई और फंक्शन पे चेंज नहीं हो सकते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। ठीक है, अब जो स्टेम सेल हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं, या स्टेम सेल हमें जब ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं या कहाँ पे मिलते हैं, या कैसे तीन तरह के हो सकते हैं। एक होगा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एक हो गया अडल्ट स्टेम सेल और एक हो गया इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो स्टेम सेल्स होंगे जो हमें कहाँ से मिलेंगे, एम्ब्रियो से। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर एम्ब्रियोनिक बोल रहे हैं तो ये डायरेक्टली लिंक करेगा एम्ब्रियो के साथ,
और एम्ब्रियो में आपने देखा होगा, अगर हम थोड़ा बेसिक से चलें, कि सबसे पहले क्या होता है, गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड होने से के बाद फॉर्मेशन होती है जाइगोट की। देन फिर जाइगोट में क्या होती है, क्लीवेज, या जिसको हम डिवीजन ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे माइटोटिकली सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होना शुरू होते हैं, और एक आप कह सकते हो ब्लास्टोसिस्ट का एक स्ट्रक्चर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं क्या, इनर सेल मास। और वही इनर सेल मास के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम कंसिडर करते हैं कि एज ए स्टेम सेल। क्यों? क्योंकि उसी इनर सेल मास के पास जो वो सेल होते हैं उसमें से हम किसी भी ऑर्गन की, या पूरी आप कह सकते हो पूरे एक इंडिविजुअल की उन्हीं स्मॉल नंबर ऑफ सेल से क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर हम उसी ब्लास्टोसिस्ट से अगर वो वाले इनर सेल मास को निकाल लें तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब आउटसाइड दी बॉडी, जो हम आप कह सकते हो आर्टिफिशियली ढंग से जाइगोट को डेवलप करवा रहे हैं, और देन फिर वहाँ से हम इनर सेल मास को ब्लास्टोसिस्ट से क्या कर रहे हैं, रिमूव करें, ठीक है। ये प्रोसेस कभी ऐसा नहीं होगा कि जो एम्ब्रियो वो फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, देन फिर वहाँ से हम एम्ब्रियो को आइसोलेट करें फीमेल के यूट्रस से, और बाहर ला के हम उससे इनर सेल मास को रिप्लेस करें, या वहाँ से हम उनको अलग कर लें, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। जो एम्ब्रियो होगा वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, इनकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्लूरिपोटेंट, मतलब कि इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स या इनर सेल मास से हम किसी भी तरह के सेल्स की क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया अडल्ट स्टेम सेल्स। अडल्ट जो हम यहाँ पे टर्म यूज़ करें, ये थोड़ा आप कह सकते हो कि मिस यूज हुआ इस टर्म का। अडल्ट का मतलब ये नहीं है कि जो अडल्ट इंडिविजुअल होगा उसी में ये स्टेम सेल प्रेजेंट होंगे, नहीं, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि फीटस एज वेल एज जो आप कह सकते हो कि स्मॉल बेबीज़ हैं, उन पे भी ये क्या होंगे, स्टेम सेल्स क्या होंगे, अडल्ट स्टेम सेल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जो ये अडल्ट स्टेम सेल्स हैं, इनका भी ये फंक्शन होता है कि ये क्या करते हैं कि जिस स्पेसिफिक ऑर्गन पे ये प्रेजेंट होंगे, अगर उस ऑर्गन पे किसी तरह का कोई डैमेज आ जाए तो ये सेल्स उनके सेल्स को क्या करते हैं, आप कह सकते हो कि कवर अप करेंगे, या उनको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, या वहाँ पे न्यू सेल्स की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब ये जो अडल्ट स्टेम सेल्स हैं, ये प्लूरिपोटेंट नहीं, ये कैसे होंगे, मल्टीपोटेंट। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे प्रेजेंट है, इसलिए जो इनके आप कह सकते हो कि किसी अपने स्टेम सेल्स को किसी दूसरे सेल पे चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो इनकी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, ठीक है। ये हर एक सेल पे चेंज नहीं हो सकते, जिस ऑर्गन पे प्रेजेंट होंगे उन्हीं के स्पेसिफिकली सेल्स में क्या हो सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसने दी हुई है, ब्लड स्टेम सेल्स जो हैं वो कैन ओनली रिप्लेस ओनली टाइप्स ऑफ सेल्स इन दी ब्लड, ठीक है। अब ब्लड में जितनी भी तरह के सेल्स प्रेजेंट है, चाहे प्लेटलेट है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड स्टेम सेल से हमेशा ब्लड सेल्स की ही फॉर्मेशन होगी, कोई और सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब इनका जो फंक्शन होगा वो थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर जो स्किन के स्टेम सेल्स हैं या एपिथेलियल स्टेम सेल्स हैं, उसमें से हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वही बन पाएंगे जो हमारे स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, या हमारे हेयर की फॉर्मेशन पे क्या होंगे, वो स्किन पे जो प्रेजेंट है उन पे वो यूज़ होंगे, ठीक है। अब इस पे ये होगा कि जो इनका फंक्शन रह जाता है वो थोड़ा आप कह सकते हो स्पेसिफिकली फिक्स हो जाता है, कि वो एक से जिस ऑर्गन पे प्रेजेंट है उन्हीं के सेल्स को ये प्रोड्यूस करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे जो स्किन है वो लगातार क्या होती रहती है, ऊपर से रिमूव होती रहती है, या कॉनिफाइड लेयर लगातार रिमूव होती रहती है, फिर भी हमारे जो स्किन पे कभी भी सेल्स की कमी नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो स्किन के बिल्कुल लोअर पार्ट होता है, स्ट्रेटम, जर्मिनेटम, एपिडर्मिस का, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं आप कह सकते हो स्किन स्टेम सेल्स, जो लगातार वहाँ से न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करते रहते हैं, कि जितने भी हमारे बॉडी के स्किन सेल्स का डैमेज हो रहा है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से क्या होता रहता है, वो उसको रिपेयर करता रहता है, या ओल्ड सेल्स को क्या करता रहता है, रिप्लेस करता रहता है, ठीक है। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सही है ये। इस पे हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गन का एक सेल ले लेते हैं, अगर हम मान लो कि स्किन का हमने डिफ्रेंशिएटेड सेल, मतलब जो स्टेम सेल नहीं है, अब जिसका
स्टेम सेल से चेंज होके उसने एक स्पेसिफिक सेल बना दिया है, उसका फंक्शन फिक्स हो गया है, अब वो आगे किसी और सेल पे चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं कि लैब कंडीशन पे किसी भी एक ऑर्गन का सेल है, मान लो कि कोई लीवर का स्पेसिफिक सेल या स्किन का स्पेसिफिक सेल या हार्ट या कार्डियक मसल्स का कोई स्पेसिफिक सेल हमने ले लिया, अब हम उस पर ऐसी रीप्रोग्रामिंग करते हैं उस सेल के ऊपर ताकि वो डिफ्रेंशिएटेड कंडीशन से अनडिफ्रेंशिएटेड कंडीशन पे क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। जब वो डिफ्रेंशिएटेड मतलब कि उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल फिक्स्ड हो चुकी हैं, अब हमने उसको क्या करना है, फिक्स्ड कंडीशन से अनफिक्स्ड कंडीशन पे लाना है, ठीक है। मतलब कि डिफ्रेंशिएटेड से उसको हमने अनडिफ्रेंशिएटेड कंडीशन पे लाना, और जब वो अनडिफ्रेंशिएटेड कंडीशन पे आएगा तो वो स्पेसिफाइड सेल से आप कह सकते हो कि नॉन स्पेसिफिकली वो फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। मतलब अब उसके बाद ये प्रॉपर्टी हो जाएगी कि वो दोबारा से स्पेसिफिकली क्या हो सके, फिक्स हो सके, ठीक है। इस पर हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, जिसको शॉर्ट हम कहते हैं आईपीएस सेल्स, वो स्टेम सेल्स होते हैं जो साइंटिस्ट कहाँ पे बनाते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन पे, लेबॉर्ट्री में, ठीक है। कैसे बना रहे हैं कि वो इंड्यूस्ड कर रहे हैं, मीन्स कि दे आर मेड इन दी लैब बाय टेकिंग नॉर्मल अडल्ट सेल, कोई भी अडल्ट सेल ले लो, चाहे स्किन का ले लो, कोई ब्लड ले लो, फिर हम उनको क्या करते हैं, रीप्रोग्रामिंग करते हैं कि वो स्पेसिफिकली जो स्पेसिफाइड सेल से किस पे चेंज हो जाए, अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल्स में, ठीक है। जस्ट लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अब ये जो स्टेम सेल जिनको जो ये अडल्ट सेल्स हैं जिनको हमने रीप्रोग्राम करके स्टेम सेल बनाए हैं, ये एक्ट करते हैं किसकी तरह, फिर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह, और ये भी कैसे हो जाते हैं, प्लूरिपोटेंट, जिससे हम किसी भी तरह के सेल, किसी भी तरह के ऑर्गन या किसी भी तरह की टिश्यू की क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लिया तो हमने स्किन का सेल लिया, अब इस स्किन सेल को जब हम रीप्रोग्रामिंग करके स्टेम सेल पे लाएंगे तो इस स्किन सेल से हम लीवर की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, किडनी की ऑर्गन की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, हार्ट के मसल्स की भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको रीप्रोग्राम करके कौन सी कंडीशन पे ले आए, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पे, और ये कौन सी प्रॉपर्टी पे आ गया, मल्टीपोटेंट से प्लूरिपोटेंट की प्रॉपर्टी में, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो, जो हमने कहा था कि जाइगोट जब डिवाइड होने के बाद वो किसकी फॉर्मेशन करता है, ये स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर होता है इसका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, या जिसको हम कहते हैं इनर सेल मास, ठीक है। यहाँ से हम इन सेल्स को निकाल के आर्टिफिशियली कल्चर मीडियम में डालते हैं, और वहाँ पे हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, दैन अकॉर्डिंगली वहाँ से जिस तरह की हमें ज़रूरत हो वैसे हम सेल को एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, प्लूरिपोटेंट, ठीक है। जब यहीं से कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, आप कह सकते हो डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगे, जैसे अडल्ट स्टेम सेल्स जो हमने कहा कि वो कैसे हैं, मल्टीपोटेंट इन नेचर। अब स्टेम सेल्स ब्लड सेल्स से आरबीसीज बन रहे हैं, प्लेटलेट सेल्स बन रही है, और वाइट ब्लड सेल्स की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और ये जो अडल्ट स्टेम सेल्स हैं जहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड दी बोन, ठीक है। और जो इनसाइड दी बोन प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो का मतलब वो फ्लूइड जब वो कनेक्टिव टिश्यू जिस लॉन्ग बोन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बहुत बार आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, भाई इसको बोन मैरो की ज़रूरत है या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना है, उस पर हम यही प्रोसेस करते हैं कि ये जो स्टेम सेल होते हैं वो हम एक पर्सन के लेके किसी दूसरे पर्सन पे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे क्या हो सके कि जिसका बोन मैरो ख़राब हो गया या जो प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हम उसको न्यू वन फंक्शनल बोन मैरो से क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें, ठीक है। और ये जो अडल्ट स्टेम सेल्स हैं ये होते हैं मल्टीपोटेंट में, देन जो स्पेशलाइज सेल्स बन जाएंगे तो वो आ जाएंगे कौन से, स्पेशलाइज सेल्स, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गए, वो आगे अपना फंक्शन नहीं चेंज कर सकते या उससे आगे और डिवाइड नहीं हो सकते, ना ही वाइट ब्लड सेल्स और ना ही प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। देन पेरीनेटल स्टेम सेल्स, ये वाला जो स्टेम सेल्स हैं ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं, और ये भी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आप कह सकते हैं अच्छे हैं। किस लिए
क्योंकि इस पे हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है इनसाइड द यूट्रस या इनसाइड द आप कह सकते हो फीमेल बॉडी, तो उस आप कह सकते हो कि जो फीटस है उसके एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। कुछ स्टेम सेल्स ये देखा गया है कि इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भी क्या होते हैं, वो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी कह सकते हो कि एक्ट करते हैं एज ए प्लूरिपोटेंट की तरह, कि वो भी किसी भी सेल टाइप पे क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बट इस पे अभी थोड़ा रिसर्च करना बाकी है कि पूरी तरह से वो किस कैसे फंक्शन परफॉर्म करें या किस तरह से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे जो पेरिनेटल में आते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, ठीक है। ये वो कॉर्ड होते हैं जिससे जो आप कह सकते हो एम्ब्रियो जो फीटस अपनी मदर के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। इस कॉर्ड के अंदर का जो ब्लड है वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं यही स्टेम सेल, ठीक है। इनको हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं कि जैसे बेबी बर्थ होता है तो हम इस कॉर्ड में से क्या आप कह सकते हैं कि वो एम्ब्रियोनिक अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके हम उनको फ्रीज कंडीशन पर ले आते हैं, और इन फ्यूचर कभी उस बच्चे को कोई जेनेटिक डिजीज़ हो जाए, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे ब्लड कैंसर हो जाए, तो इन्हीं के एम्बिलिकल कॉर्ड के स्टेम सेल को हम यूटिलाइज़ करके उससे हम उसका क्या करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, या कोई और जेनेटिक डिजीज़ हो जाए उसके लिए भी हम उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। देन पेरीनेटल आप ये कह सकते हो कि पेरीनेटल स्टेम सेल्स वो होंगे, वो स्टेम सेल जो उनके एमनियोटिक फ्लूइड पे प्रेजेंट हो, एज वेल एज जो उनके अम्बिलिकल कॉर्ड पे क्या हो वो प्रेजेंट हो, ठीक है। स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड, ऑफ स्टेम सेल्स के फंक्शन क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेम सेल का फंक्शन ये होता है कि इन स्टेम सेल्स को हम लेबोरेटरी कंडीशन पे ग्रो कर सकते हैं। किस पर्पस के लिए, कि कोई भी ऑर्गन या टिश्यू पे कोई डैमेज हो जाए तो इन्हीं न्यू सेल से हम उसको क्या कर सकें, उस डैमेज को क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें, ठीक है। सेकंड, किसी भी ऑर्गन का कोई ऐसा पोर्शन जो प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा, तो उस आप कह सकते हो डिफेक्टिव पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेल बेस्ड थेरेपीज, ठीक है। देन किसी भी तरह का कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो रहा है, अगर जैसे किसी इंडिविजुअल में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहे हैं या कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है। देन किस तरह से आप कह सकते हो जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल पे चेंज हो रहे हैं, उसको स्टडी करना, जो उसकी डिजीज़ के जो उस पैटर्न को फॉलो करना, वो भी हम स्टेम सेल की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। देन न्यू ड्रग, कोई भी हम कोई डिजीज़ के लिए कोई एक ड्रग बना रहे हैं या कोई आप कह सकते हो मेडिसिन बना रहे हैं, तो डायरेक्ट उसको एनिमल या किसी ह्यूमन पर ट्रायल करने से पहले अगर हमारे पास स्टेम सेल्स अवेलेबल हों तो हम उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि किस तरह का जो उसका ड्रग का आप कह सकते हो इफेक्ट है वो उन सेल्स के ऊपर होगा, और फाइनली जो वो होंगे वो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ह्यूमन या एनिमल पे क्या है ड्रग किस तरह से इफेक्ट करेगी, ठीक। मतलब कि हम डायरेक्ट किसी लिविंग इंडिविजुअल पे वो ड्रग यूज़ करने से पहले हम इन सेल्स के ऊपर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जिससे हमें क्लियर कट उनका रिजल्ट या पता चल जाएगा कि किस तरह से जो वो उसका ड्रग का इफेक्ट होगा, वो उस जब हम किसी ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करेंगे तो उस पर किस तरह से उस पर असर देखने को मिलेगा, ठीक है। देन व्हाट इज स्टेम सेल थेरेपी एंड हाउ डज इट वर्क, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर दी कि स्टेम सेल क्या होता है, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, देन उसके यूजेस। अब हम किस तरह से इसको यूज़ करें, थेरेपी मतलब किस तरह से हम स्टेम सेल का यूज़ करके डिफरेंट तरह के डिजीज़ को क्या कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टेम सेल थेरेपी को हम दूसरा क्या नाम देते हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन, ठीक है। इस पर सिंपली क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गन में कोई डिजीज़ हो जाए या उसमें कोई डैमेज आ जाए या वो प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा या वो इंजर्ड हो गया टिश्यू, तो हम क्या करते हैं, ये स्टेम सेल उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ये फिर वहाँ पे डिवाइड करके उस डिफेक्टिव या उस डैमेज पार्ट को क्या करता है, रिपेयर करता है, ठीक है। इसलिए हम इस थेरेपी को क्या नाम देते हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन, मतलब कि जो रीजनरेट करेगा वहाँ पे पावर, और जिससे क्या होगा कि कोई भी डैमेज पार्ट या आप कह सकते हो डिजीज पार्ट या डिसफंक्शनल पार्ट वहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो बिल्कुल नॉर्मल ढंग से वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि क्या हम इस स्टेम सेल थेरेपी को यूटिलाइज कर रहे हैं। यस,
हम इसको डिफरेंट तरह के डिजीज़ पे आप कह सकते यूज़ करें। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इसकी देखने को मिली किस पे, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, ठीक है। आर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल कार्टिलेज हैं जो बोन के एंड पे प्रेजेंट होती हैं वो आप कह सकते हो कि ख़राब होना शुरू हो जाती हैं या वहाँ से उनका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, जिससे काफ़ी जॉइंट्स पे पेन स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। तो हम इस स्टेम सेल की थेरेपी से उस ऑस्टियो आर्थराइटिस को आप कह सकते हो कि क्योर कर रहे हैं। काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट इस पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देन अगर किसी तरह से किसी को कोई बर्न हो जाए, स्किन बर्न हो जाए, तो वहाँ पे भी हम सेल्स को डाल के उसको क्योर कर सकते हैं। देन बहुत तरह का जो आप कह सकते हो कैंसर, जैसे ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर पे भी हम स्टेम सेल थेरेपी को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि पार्किंसन डिजीज़ हो गया है, अल्जाइमर डिजीज़ हो गया है, न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं या स्पाइनल ब्रेकडाउन इंजरी किसी को हो रही है, तो वहाँ पे भी हमें स्टेम सेल थेरेपी को क्या कर रहे हैं, यूज़ करें, जिससे उनकी डिफरेंट तरह के हम आप कह सकते हो सीरियस डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में एक आता है टॉपिक, इसका आप कह सकते हो कि एथिक्स, ठीक है। हम ये तो कह रहे हैं कि भाई हम स्टेम सेल थेरेपी को यूज़ करें, क्या सभी लोग इस स्टेम सेल थेरेपी के फेवर में हैं कि नहीं हैं, ठीक है, नहीं है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे एथिकल इश्यूज़ या मॉरल इश्यूज़ भी आते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने क्या किया भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हमने रिसर्च पर्पस पे आकर लाना है, ठीक है। हमने सिंपल क्या कर दिया कि भाई वहाँ से हमने एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर दी और एम्ब्रियो में से हमने सारा इनर सेल मास को वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। जब हमने इनर सेल मास को निकाल दिया, एक्चुअली उस एम्ब्रियो को क्या होगी, डेथ होगी। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई ये मॉरली इनकरेक्ट है, हमें किसी एम्ब्रियो की इस तरह से डेथ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन पे फिर वो मोस्टली क्या करते हैं कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को ना लेते हुए किसको यूटिलाइज करते हैं ज़्यादातर, या तो पेरिनेटल स्टेम सेल्स को, या आप कह सकते हो जो है क्या कैसे अडल्ट स्टेम सेल्स को यूटिलाइज करें, या तो फिर कौन सा करें, वो इंड्यूस्ड जो हम कर रहे हैं प्लूरिपोटेंट इंड्यूस्ड स्टेम सेल को यूटिलाइज करें, क्योंकि वहाँ से कोई एम्ब्रियो की आप कह सकते हो डेथ नहीं होती। इसलिए बहुत सारे एथिकल इश्यूज इस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को रिलेटेड, क्योंकि इससे डायरेक्ट एम्ब्रियो को क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। ये था आज का आपका टॉपिक स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।